हेलो फ्रेंड, हम 6th क्लास की एनसीईआरटी की भूगोल विषय का 6 चैप्टर देखेंगे, जो कि है हमारा देश भारत। हम भारत के विषय में पढ़ेंगे क्या क्या इसके अंदर में आता है, क्या क्या इसकी सीमाएं इससे लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, वो सब हम देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। हमें पता है भारत के उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर इस प्रायद्वीप को घेरता है। जो हमारा दक्षिण वाला भाग है भारत का, वहाँ पर क्या मिलता है हमें? हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। यानी कि जो हम उत्तर दक्षिण की इसकी लंबाई देखें तो यह 3200 किलोमीटर है और जो पूर्व से पश्चिम है उसकी जो लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि हमारे भारत में किस प्रकार की भौगोलिक विविधता है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। हर प्रकार की विविधता हमारे देश में देखने को मिलती है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता मिलती है। हमने विविधता के बारे में पॉलिटी में पढ़ा था। यहाँ पर कितनी अलग अलग संस्कृतियाँ, भाषाएँ, धर्म इत्यादि हैं। उसके साथ ही यहाँ पर भौगोलिक विविधता भी है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, यानी कि इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ बंधे हुए हैं, एक साथ इस पूरे देश को लेकर चल रहे हैं। तो यही तो हमारी विविधता में एकता है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, क्योंकि लास्ट जो हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। अभी इस पर बात चल रही है, अभी हुई नहीं है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी हम एक साथ बंधे हुए हैं। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। हमने मानक समय के बारे में पढ़ा था। जो किसी भी देश में अलग अलग होते हैं। हमारे भारत का 82.5 है और हमारे भारत में सिर्फ एक ही मानक समय है। अलग जब बड़े देश होते हैं तो उनमें मानक समय ज़्यादा होते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। उसी प्रकार रूस में 11 मानक समय हैं। स्थिति क्या है इसकी? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध हमने देखा था। जो हमारी विषुवत रेखा है वो 2 भाग में पृथ्वी को बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कर्क रेखा 30.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। उत्तर का मतलब ये है कि जो हमारी विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जब यहाँ ये 0 डिग्री पर बनती है, इससे ऊपर को चलते हैं तो हम 1, 2, 3, 4 डिग्री करके इस प्रकार से जो हमारे अक्षांश होते हैं वो नॉर्थ यानी कि उत्तर को दर्शाते हैं। जब हम नीचे को चलते हैं तो वो दक्षिण को दर्शाते हैं। लेकिन हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है, तो इसीलिए उत्तरी अक्षांश को दिखा रहे हैं। उसी प्रकार से पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। यानी कि जो हमारा भारत है वो जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। तो इसीलिए जब जो हमारी यामियोत्तर थी वो पूर्व और पश्चिम में पृथ्वी को बांट रही थी, लेकिन हमारे जो भारत है वो पश्चिम की ओर तो जाता ही नहीं है। हमारा भारत तो उत्तर पश्चिम है, इसीलिए पूर्व को दिखाया गया है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो वह पूर्व में होगी, क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग
तो इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो उत्तर पश्चिम तो ये हमारा भारत उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रति 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर पर कितना होता है, 4 मिनट का। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूर्व में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्व में पड़ता है, जबकि जो गुजरात है वो पश्चिम में पड़ता है। तो यहाँ तो देर से ही पहुँचेंगी ना सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर देर से सूर्योदय होता है, यहाँ पर जल्दी हो जाता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया। और ये क्यों माना गया है, क्योंकि ताकि पूरे देश में समय को लेकर के कुछ जो गलतफहमी है वो ना बने, टाइम पूरे भारत का एक समान हो, वरना दिक्कत हो जाती। इस यामी उत्तर को भारत का मानक यामी उत्तर भी कहा जाता है, इसलिए हमारे भारत में एक ही यामी उत्तर को अपनाया गया है, वो है 82.5। भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पर कुछ राजनीतिक स्थिति दिखाई गई है भारत की। 7 देशों की स्थलीय सीमाएँ इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। वो कौन कौन सी हैं? इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये रहा हमारा भारत। तो 7 देशों की सीमाएँ, जो स्थलीय सीमाएँ लगती हैं भारत से, वो 7 देश हैं, जबकि 2 जो हैं वो खाड़ी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे देश के जो राज्य हैं उनके यहाँ पर और उनकी राजधानी दिखाई गई हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश, गुजरात। इसके साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, इसके नीचे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना भी हमारा नया राज्य बन गया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर हमारा असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा मिजोरम या त्रिपुरा, ये हमारे देश के राज्य हैं। और राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, जो कि जो हमारे खाड़ी देश हैं उससे जुड़े हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। हमने जल संधियों के बारे में और स्थल संधि के बारे में पढ़ा था। जल संधि जब पानी की संरचना 2 देशों या महाद्वीपों को आपस में अलग करती है, जोड़ती है, उसको हम जल संधि कहते हैं। और भूमि स्थल जब 2 देशों को जोड़ता है या अलग करता है तो उसको हम स्थल संधि कहते हैं। तो हमारे जो श्रीलंका और भारत है उसके बीच में कौन सी पड़ती है? जल संधि पड़ती है। वो उसका नाम क्या है? पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन दिया गया है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यूटी जो सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो राज्य होते हैं उसमें राज्य सरकार भी होती है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और जो राज्य होती हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भारत का भौतिकी स्वरूप दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश दिखाए गए हैं। यहाँ पर पर्वत मिलेंगे, हमें हिमालय की संरचना देखने को मिलती है। ये सब हिमालय की रेंज होती हैं। यहाँ मैदानी क्षेत्र है। गंगा, यमुना और जितनी भी नदियाँ होती हैं वो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र बनाती हैं, जो अपने बहाव में पहाड़ों से मिट्टी और कंकड़ पत्थर काट कर लाती हैं, उसे नीचे मैदान में ला करके फैला देती हैं। जो पूरी तरह से सपाट होते हैं उनको हम मैदान कहते हैं। और जो हमारा पठारी क्षेत्र होता है, ये हमारा पठारी क्षेत्र दिखाया गया है, जो थोड़ा सा मैदान से ऊपर उठा हुआ होता है और पूरा फैला हुआ होता है, सपाट होता है ऊपर से। मतलब इस तरह से पर्वतों के आकार का नहीं होता, पर्वत ऊपर से शंकु आकार में होते हैं। जो हमारा पठार होता है वो मेष टाइप का होता है, यानी कि उठा हुआ और ऊपर से सपाट, तो वो हमारे पठार होते हैं। में बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है और सबसे पहला जो हमारा भाषा के आधार पर राज्य बना वो हमारा आंध्र प्रदेश है। जलोढ़ निक्षेप क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यानी कि जो नदी बहाकर लाती है, पहाड़ों से काट कर, जो पहाड़ काट कर लाती है, मिट्टी और पत्थर कंकड़ उसमें बहाकर लाती है, वो नीचे लाकर मैदान में फैला देती है। उसको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, जो कि कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। इसकी उर्वरता अच्छी होती है। भौतिक विभाजन, हम भारत की इसमें सहायक नदी
एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदियाँ उनको कहा जाता है जब कोई बड़ी नदी जैसे कि गंगा मान लो, उसमें छोटी छोटी नदी आकर के मिलती है, जैसे यमुना भी गंगा नदी में मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं। इसका भौतिक विभाजन हम करें भारत का, तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा हिमालय है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है, वो शिखर है, और उस पर किस प्रकार से बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर ठंडा इलाका रहता है उस पर्वत के कारण। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित, तो इस प्रकार से हमारे हिमालय को भी बांटा गया है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने होते हैं। यानी कि जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ी इलाके पर तो बहुत तेज़ रफ्तार से बह कर के आती हैं, पहाड़ों को काटती भी आती हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा पानी और हवा होती है वो जो ऊंची पर्वत होते हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं, उनको काटती भी आती है अपने बहाव से, और उस कटाव के द्वारा जो भी मिट्टी होती है, जो भी निक्षेपण होता है, वो ला करके नीचे मैदान में, क्योंकि मैदान में आकर के ढलान तो होता नहीं है, वो नीचे फैलती जाती हैं। हालांकि अपनी चौड़ाई कर लेती हैं लेकिन चलती बहुत धीमे धीमे, और वहाँ पर जो मिट्टी वो बहा कर लाती हैं उसको छोड़ देती हैं, जिसके कारण वो मैदान उपजाऊ हो जाते हैं। वहाँ पर कृषि की अच्छी खासी मात्रा होने लगती है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने का कारण यही है क्योंकि जब वहाँ पर उपजाऊ वाली मिट्टी आ रही है, नदियाँ मिट्टी बहा करके ला रही हैं, तो वहाँ पानी भी उपस्थित है नदियों के कारण, तो सिंचाई के लिए पानी की उपस्थिति है और मिट्टी भी वहाँ की उपजाऊ है, तो वहाँ पर लोग बाग अपने रोज़गार के लिए, अपने पेट भरने के लिए अधिकतर मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसलिए जो हमारा मैदानी इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। यहाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सुंदरबन वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा ही रख दिया गया। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जब नदी ऊपर से बहकर आती है, तो मैदानी इलाके जब वो समुद्र में मिलने को जाती है, मतलब उसके काफ़ी करीब पहुंच जाती है, तो वो छोटी छोटी इस प्रकार से नसों टाइप में फट जाती है, यानी कि अलग अलग वो बिखर सी जाती है और छोटी छोटी नदियाँ ऐसे बह करके पानी में, समुद्र में मिल जाती हैं। तो जो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनती है उसको हम डेल्टा कहते हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, मुहाना, नदी का मुहाना। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। हमने देखा थार मरुस्थल के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या है, वो हमारा भारतीय महामरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि पानी ही नहीं है तो वहाँ वनस्पति कैसे होगी। वहाँ पर अधिकतर कांटों वाले पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं, और जो उनकी पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियाँ भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि वहाँ वाष्पोत्सर्जन ही नहीं हो पाता, पानी ही नहीं होता, तो वो आकार कहाँ से बड़ा करेंगी। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ पर थी। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, जो अपने टाइम पर कभी बहुत ऊंचा पर्वत हुआ करता था, पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये अरावली श्रृंखला है ये बहुत पुरानी है, तो इसको हवा और पानी ने लगातार काटा होगा, जिसके कारण ये छोटा हो गया है। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। श्रृंखला उनको कहते हैं जब लगातार पहाड़ इस प्रकार से संरचना उनकी होती है, तो उनको हम पहाड़ी श्रृंखलाएँ कहते हैं, ये पर्वत श्रृंखला हम उसको कहते हैं।
तो विंध्य सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हमें 2 नदियाँ देखने को मिलती हैं, नर्मदा और तापी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। सभी नदियाँ जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये जो नदियाँ हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं जब कोई चीज़ ऊंचाई से गिरेगी तो वो नीचे ओर आएगी, लेकिन ये जो हैं 2 नदियाँ नर्मदा और तापी, ये दोनों उल्टी तरफ को बह रही हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहाड़ पर बह रही हैं, ये पहाड़ियों में नहीं, ये घाटियों में बहती हैं, इसलिए ये पश्चिम में गिरती हैं। पहाड़ पर बहती तो पूर्व में जाती। इस पठार की पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है, क्योंकि जो पठार हैं वहाँ पर अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। यहाँ पर दोनों घाटों की बात की गई है। जो भारत की आकृति है ये हमारा पश्चिमी घाट होता है, ये हमारा पूर्वी घाट होता है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा हमने देखा किस प्रकार से जब नदियाँ समुद्र में मिलने जाती हैं तो वो फटती जाती हैं, अलग अलग छोटी छोटी सी नदियाँ उसमें बन जाती हैं और वो जाकर समुद्र में मिलती हैं, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनता है और ये सुंदरबन के जो सुंदरबन होता है वहाँ उसके नाम पर इसका सुंदरबन डेल्टा बना है। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। कंकाल यानी कि जिस प्रकार से हमारी हड्डियों का ढांचा बचता है उसको हम कंकाल कहते हैं। इसी प्रकार से प्रवालों का कंकाल होता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल द्वीप प्रवालों से क्या होता है कि जब वो उनसे जो द्वीप होते हैं उनका निर्माण होता है। द्वीप उन्हें कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। जबकि प्रायद्वीप जो होते हैं वो 3 तरफ से पानी से घिरे होते हैं, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी। लेकिन जो चौथी वाली जगह होती है उनकी, वो किसी स्थल संधि से जुड़े होते हैं, यानी कि किसी जगह से वो जुड़े होते हैं, वहाँ पर पानी का सोर्स नहीं होता है, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है। ये सुनामी के बारे में लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, चित्र बनाए हुए हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ? तो हमें पता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो हमारा निकोबार है वो पूरी तरह से डूब गया था 2004 में जब सुनामी आई थी। बहुत भयंकर सुनामी ये आई थी और इसमें जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, वो पूरी तरह से डूब गया था। तो ये समाचार पत्र कतरन वगैरह इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो इस पूरे चैप्टर में यही था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।